मैं स्वाति, मुझे लगता है कि ये खत लिखकर मैंने गलत किया है, क्योंकि तुमसे किए वादे की वजह से मुझे कभी तुमसे जाहिर नहीं करना है कि मुझे तुमसे प्यार है या कभी था। ऐसा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो वादा कभी तुमने मुझसे लिया था वो पूरा होने जा रहा है। हाँ आर्यन, मेरी शादी हो रही है। मैंने ये खत तुम्हें अपनी शादी के कार्ड में ही भेजा है, जिसे अब तक तुमने खोल कर देख लिया होगा। कार्ड पर लिखे दूल्हे के नाम को भी पढ़ा होगा और सोच रहे होगे कि क्यों भेजा मैंने ये कार्ड तुम्हारे नाम। तुम्हें तो सब पता था कि ये एक दिन भी आएगा, तो वो आ गया है अब। मैंने 4 साल पहले तुम्हारे कहने पर इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था और तुम्हारे साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था। कितने वक्त तक यही सोचा कि क्या हमारे रिश्ते में प्यार नहीं था, क्या भरोसा नहीं था, जो इसे निभाने के पहले ही ख़त्म करना पड़ा। मुझे तुमसे फिर हिम्मत चाहिए। तुम्हें शादी में आने के लिए कहना चाहती हूँ। अगर तुम आओगे तो शायद ज़िंदगी भर इस रिश्ते को निभाने की हिम्मत मिल जाएगी मुझे। तो मेरे लिए ज़रूर आना। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, और मुझे पता है उस दिन भी आसान नहीं रहा होगा जब तुम्हारे सामने किसी और ने अपने नाम की अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई थी। मगर तुमने वो सब अकेले नहीं सहा आर्यन। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ा था। उस श्याम के लिए तुम पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे पता है उस श्याम तुमने कितनी हिम्मत जुटाकर ये कहा था कि इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन तुम्हें ये मुझे समझाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हम दोनों में प्यार तो बराबर था, लेकिन तुम्हें दुनियादारी की समझ मुझसे ज़्यादा थी। और तुमने मुझे समझाया कि जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे उसे मोहब्बत का नाम ही क्यों न दिया जाए। एक खुशी अगर अपनों के आंखों का आंसू बने तो उस खुशी में खुश होने का क्या फ़ायदा। तुमने उस शाम ठीक ही कहा था कि ज़िंदगी के सफ़र में सपने तो पूरे हो जाते हैं, पर किरदार बदल जाते हैं। अब आज उस खत को लिखे और भेजे 3 दिन गुजर चुके हैं, और 7 दिन में मेरी शादी भी है। तुम कब आओगे यहाँ, इसके इंतज़ार में वक्त गुजरता नहीं है। कहने को रात के बाद सुबह, और सुबह से शाम तो आ जाती है, पर लगता है सब कितना उदास सा है। अरे कब तक छत पर बैठी रहेगी? चल, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ दिन में दुल्हन बनने जा रही है तू। क्या कर रही है यहाँ? ये आवाज़ मेरी बड़ी बहन की थी, जिसके जवाब में मैंने कहा कुछ दिन बाकी तो है ना अभी मेरी आज़ादी के। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कहा, देख स्वाति, मुझे पता है तुझ पर क्या क्या गुजरी है, इसलिए मुझे बाकियों जैसा तो मत समझ। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और मुझे तुझसे बहुत प्यार है। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मेरी आंखों से छलके आंसुओं को पोंछा और कहा, किसे याद कर रही थी? आर्यन को। मैंने आसमान में उस चांद को देखा और कहा, ये चांद कितना खूबसूरत है ना, और अच्छा भी। ये इंसानों की तरह कभी किसी का दिल नहीं तोड़ता। ये हमेशा उस आसमान में बादलों के साथ रहता है और अकेले लोगों का साथी बनकर सुख दुख बांट लेता है। इस बात पर दी ने कहा, चांद में भी तो तू किसी को ढूंढ रही है ना? मैंने एक गहरी सांस भरकर कहा, हाँ दी, हाँ। दी ने मेरे गाल पर हाथ रख कर कहा, जो हो गया उसे भूल जा स्वाति। अब खुशी से मुंह मोड़कर कब तक ऐसे उदास रहेगी? माँ को तेरा ये उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब आर्यन आएगा तो वो भी तुझे उदास नहीं देखना चाहेगा। मैंने कहा, कब से तो उस उदासी को खुद पर जाहिर नहीं होने दिया है, लेकिन अब जब वो वादा पूरा होने जा रहा है तो ये मन अंदर से बहुत रोता है दी। क्यों मेरा और आर्यन का प्यार ख़त्म हो गया? क्यों वो इसे ख़त्म करने को मान गया था? दी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, आर्यन तुझे चाहता है स्वाति, और ये साबित करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। उसने ये भी साबित किया है कि तेरा उससे रिश्ता कितना गहरा और साफ था। आर्यन ने सिर्फ वो किया जो कोई नहीं कर पाता। उसने तुझे ये समझाया कि उसका और तेरा रिश्ता मजबूत और गहरा है, लेकिन आर्यन ने इस रिश्ते को एक बाप और बेटी के रिश्ते से नीचे रखा। वो कितना अच्छा है ये सिर्फ तू नहीं जानती।
बल्कि उससे मिलने वाला हर कोई जानता है। उसके तेरी शादी में आने से इस शादी की चमक ही कुछ और हो जाएगी। ये बात पापा भी मानते हैं। आखिर आर्यन ने ये सब उनके कहने पर ही तो किया था ना। छत के दरवाजे से ऊपर आते पापा दिखे और वो हम दोनों के पास आकर बोले, आप दोनों छत पर क्या कर रही हो बेटी? तो दीदी ने जवाब में पापा से कहा, उदास है आपकी छोटी बेटी हम सब से दूर होने के डर से। पापा मेरे सामने आकर बैठे और बोले, स्वाति ये तो हर घर की और हर बेटी की कहानी है ना, कि एक दिन उस बेटी को अपने बाप के घर से जाना पड़ता है, जहाँ उसका बचपन बीता है, जहाँ माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, इन सभी से दूर जाकर एक अनजान घर को अपनाना पड़ता है। पापा ने सर पे हाथ फेरते हुए आगे कहा, ये कहानी आज की नहीं है स्वाति, तुम्हारी माँ भी अपने घर से विदा होकर मेरे घर आई थी। यहाँ इस घर से विदा होकर तुम्हारी ये बड़ी बहन गई और कुछ दिनों में तुम भी हम सब की आंखों को रुला के जाओगी। पापा की आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों में भी पानी भरने लगा और मैं रोते हुए पापा के गले से लग गई और बोली, मुझे कहीं नहीं जाना आपको रुलाकर। ऐसा क्यों होता है पापा? हमें आपने इतना बड़ा किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया और अब जब चलना आ गया तो आप मुझे घर से विदा करने जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है पापा। पापा ने अपने आंसुओं को अपने हाथ की हथेली से पोंछा और मेरे आंसू पोंछते हुए बोले, मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती और प्यारी चीज़ हो तुम बेटी, लेकिन यही रीत है। मैंने इस दुनिया को बुरा कहते हुए कहा, आग लग जाए ऐसी दुनिया में, ये भी कोई रीत है। तब पापा ने मुझे अपनी तरफ किया और समझाते हुए कहने लगे, मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा एहसास था जब तुझे अपने हाथों में लिया था पहली बार। स्वाति तेरा जन्म होने वाला था, उससे पहले बहुत बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा ख़राब था और मैं परेशान हॉस्पिटल के उस दरवाजे के बाहर खड़ा इधर उधर देख रहा था जहां तुम्हारी माँ थी। मेरे साथ तुम्हारी ये दीदी भी थी, सिर्फ 7 साल की, जो बार बार यही कह रही थी कि उसे एक परी चाहिए। फिर जब तुम्हारे जन्म के बाद मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो बस देखता ही रहा। तुम सच में जन्नत से आई परी ही लगी। और जब वहाँ की नर्स ने तुम्हें मेरे हाथों में थमाया तो ऐसा लगा जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। मीठी आंखें उनकी बात से और नम होती चली जा रही थी और वो बोलते रहे। उस एहसास को बताने के लिए शब्द ही नहीं हैं। स्वाति, फिर तुम धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो रात रात को अचानक तुम उठ जाया करती और बहुत रोती, तो तुम्हें अपनी गोद में लिए मैं उस आसमान में रहने वाले चांद से मिलाता। जब तुम और बड़ी हुई तो तुम्हें कहानियाँ सुनाता और तुम सुनते हुए सो जाया करती और पता ही नहीं चला कि तुम कब इतनी बड़ी हो गई कि अब तुम्हारी शादी होने जा रही है और इस घर से विदा भी होने वाली हो। मैंने पापा को देखा, वो उस चांद को खड़े होकर देख रहे थे और मेरी तरफ मुड़े तो मैं भाग कर उनके गले से लग गई और वो मुझे प्यार से कई नामों से बुलाने लगे, मेरी परी, मेरी छोटी गुड़िया। और फिर एक तरफ खड़ी दीदी को भी अपने पास बुलाया और हम दोनों को साथ में गले लगाकर कहा, आप दोनों ही मेरी ज़िंदगी भर की दौलत हो, मेरी खुशी आप दोनों से है। शादी के एक दिन पहले का दिन, घर भी घर से ज़्यादा लग रहा है। पूरा परिवार इसे घर में है और इस घर की दुल्हन हूँ मैं। बचपन में अपने खेलों में न जाने कितनी ही दफ़ा गुड्डे गुडियों की शादी कराई है, पर उस वक्त शादी का मतलब नहीं पता होता था, रस्में भी नहीं आती थी। पर आज घर के सभी लोग हर रस्म को मेरे सामने कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वक्त तो वही है गुड्डे गुडियों के खेल का, बस उस गुडियों की जगह आज मैं खुद हूँ। जिसे सजाया जाता है उसकी शादी किसी दूल्हे से करा दी जाती है। किस सोच में खोई है, मेरे हाथों पर मेहंदी लगाने वाली सहेली ने कहा। मैंने उसे कहा, देखना पलक, लगता है कल की ही बात है। हम दोनों आसपास के घर में जब शादी होती थी तो हम दुल्हन को छुप कर देखते थे और न जाने क्या क्या सोचते थे। और आज मेरे ही हाथों पर मेहंदी लगी है जो ये कह रही है कि आज दुल्हन मैं हूँ। पलक ने कहा, अच्छा ले, लग गई मेहंदी, बता कैसी लगी है और ये बता तेरे होने वाले का नाम इसमें किधर है।
ढूंढ सकती है तो बता। उसके ऐसा कहने से मेरा मन कई साल पहले पूछे गए इसी तरह के सवाल पर जा पहुंचा। स्वाति, तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं, इन पर मेहंदी कितनी अच्छी लगेगी ना? आर्यन ने कहा। मैंने पूछा था, मेहंदी? कैसी मेहंदी? आर्यन ने कहा था, वही शादी की मेहंदी जिसमें किसी का नाम भी छिपा होता है। तुम ढूंढ सकती हो क्या उसमें मेरा नाम? मैंने अपने हाथों को देखकर कहा था, हाँ बस एक नज़र में। अरे कहाँ खो गई, बता ना, ढूंढ लेगी। पलक ने मुझे हिलाते हुए कहा। तो मैं ख्वाब से बाहर आई और अपने मेहंदी लगे हाथों को देखने लगी और नाम दिख गया, मगर ये वो नाम नहीं था जिसे अभी मैंने अपने ख्यालों में देखा था। मैंने पलक को इशारे से मेहंदी में छिपे नाम को दिखाया तो उसने कहा, अरे वाह, बड़ी जल्दी ढूंढ लिया। अब शादी को बस एक दिन बाकी था और मन अभी भी आर्यन के इंतजार में था। मैं बस उसे इस शादी में शामिल होता देखना चाह रही हूँ। पता नहीं उसे वो खत, वो कार्ड मिला कि नहीं। अगर मिला तो अभी तक आया क्यों नहीं? क्या आना नहीं चाह रहा? नज़र तो उसी दिन से उस दरवाजे पर लगी है जिस दरवाजे से लोग आते जाते हैं। मन हर आहट को उसी का नाम दे बैठता है और नज़र उस तरफ से हटती ही नहीं। अरे सुना तुमने स्वाति, वो आर्यन आ गया है। कल रात को ही अपने घर पहुंचा था। सुनैना ने धीरे से मुझसे कहा, जो मेरी ही सहेली थी। मैंने उससे पूछा, तूने देखा उसे? कैसा है वो, ठीक है ना? सुनैना ने जवाब में कहा, जैसे हमेशा था वैसा ही है, बस नज़रों की चमक अब पहले जैसी नहीं रही। मैंने फिर उस दरवाजे की तरफ अपनी इंतजार भरी नज़रें कर दी तो सुनैना ने कहा, परेशान मत हो, वो यहाँ तेरे लिए ही आया है, आता ही होगा। यहाँ तेरे पापा ने उसे बुलाया भी है। तुझे तो पता है ना, वो बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। कुछ देर बाद देखा तो दरवाजे से घर में आते हुए पापा दिखे और उनके साथ आर्यन। आज कितने वक्त बाद वो दिखा था जिसे उस चांद में ढूंढा था हर रात। पापा आर्यन को सबसे मिलाने लगे, लेकिन किसी से मिलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सब जानते थे आर्यन को। अरे बेटा, आ गया तू, कितना इंतज़ार था तेरे आने का। मेरी माँ थी जो आर्यन के पास पहुँची थी। फिर उधर से दी ने आर्यन को देखकर कहा, आर्यन कैसा है, कितने वक्त बाद देखा है तुझे। जिसके जवाब में आर्यन ने दी से कहा, वक्त ही तो गुजरा है दीदी, जो लगता तो धीमा है लेकिन गुजरता कितनी तेज है, जिसके गुजरने का पता ही नहीं चलता। दी ने कहा, खुशी तो इस बात की है कि तू यहाँ है आज। तो आर्यन ने कहा, दी आना तो था ही, आखिर ये रोज़ रोज़ तो नहीं होता ना। मुझे आर्यन के बात करने का तरीका हमेशा अच्छा लगा है। वो ऐसे ही बात करता है, किसी बहुत बड़े ज्ञानी और तजुर्बेकार की तरह। मैं उसके आने से बहुत खुश हूँ। कुछ वक्त बाद मैंने देखा आर्यन ठीक कुछ दूर मेरे सामने था और मेरी तरफ ही देख रहा था और मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने इशारे से पूछा तो मैंने उसे अपने मेहंदी लगे हाथ दिखा दिए। वो नम आँखों से मुस्कुरा दिया और उसे देख मैं भी नम आँखों से मुस्कुराती रही। ये पहली नज़रों की मुलाकात की तरह ही थी। जब थोड़ी रात हुई तो मैं किचन में गई जहाँ माँ थी। मैंने उनसे कहा, माँ कुछ नाश्ता और चाय दो। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस मुझे एक प्लेट में नाश्ता और चाय दे दिया और थोड़ा मुस्कुरा दी, जैसे कई साल पहले हर शाम के बाद होता था। आर्यन आता था और मैं उसके लिए नाश्ता और चाय लेकर छत पर जाती थी। मैं छत पर गई तो देखा दरवाजे के एक तरफ दीदी और कुछ लड़कियां बैठी थी। दीदी ने मुझे एक तरफ देखने का इशारा किया और मैंने उस तरफ देखा, वहां आर्यन खड़ा था। वो नीचे देख रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ी और उसके करीब पहुंचकर कहा, कब से यहाँ खड़े हो, चलो कुछ खा लो। आर्यन पीछे मुड़ा और मुझे देखकर बोला, स्वाति कैसी हो। मैंने उसे एक तरफ बैठने को कहा और नाश्ता रखकर मैं उसके सामने बैठ गई तो उसने मेरे मेहंदी लगे हाथों की तरफ देखा और किसी सोच में डूब गया। तो उसे निहारते हुए मैंने कहा, क्या हुआ आर्यन, क्या देख रहे हो? आर्यन ने ठहराव के साथ कहा,
तुम्हारे हाथ खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह गुड़िया। मैंने कहा, बहुत दिन या ऐसा लग रहा है। गुड़िया नाम सालों के बाद सुन रही हूँ। तुम मुझे गुड़िया कहकर बुलाते थे ना? आर्यन ने कहा। देखो स्वाति, आदत पड़ गई ना मेरे बिना रहने की। मैंने कहा, आदत? क्या सच में तुम्हें लगता है मुझे आदत हो गई है तुम्हारे बिना रहने की? अगर ऐसा है तो क्यों मेरी आंखों में पानी है? ये मन क्यों बेचैन है? और तुम कहते हो कि आदत हो गई है। ये कहकर मैंने नजरें झुका ली। आर्यन ने कहा, दिल तो करता है तुम्हारे इन बहते आंसुओं को अपने सीने में उतार लूं, लेकिन मेरे हाथ मेरी ही कसमों की जंजीरों में बंधे हैं। मैं चाह कर भी तुम्हारी मोहब्बत को नहीं पा सकता। स्वाति, खुद को आज़ाद कर लो मुझसे। मैंने भी अपने आप को आज़ाद कर लिया है, तुम भी कर लो। मैंने पूछा, क्या सच में ऐसा है? उस रिश्ते से तुम आज़ाद हो गए हो जो मुझसे कह रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम इस रिश्ते से आज़ाद हुए हो। तुम्हारी आंखें बयां करती हैं सब। आर्यन ने समझाते हुए कहा, तुम अगर इसी तरह मन मारकर जिंदगी जियोगी तो न खुद खुश रह सकोगी और न किसी और को रख सकोगी। मैंने कहा, इसका जवाब भी तुम्हारे लफ्ज़ों में ही है कि जो इंसान खुद खुश न हो वो औरों को खुश कैसे रख सकता है। आर्यन ने पूछा, तुम खुश क्यों नहीं हो? उस शाम सब बताया था ना, तो समझो ना उस बात को। मैं फिर वही अल्फाज नहीं दोहरा सकता। मैंने अब गुस्से में कहा, क्या कहा? तुम्हारी गुलाम हूँ मैं, जो जब चाहो कोई भी हुक्म दोगे और मुझे वो मानना पड़ेगा। जाओ, नहीं मानते। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा भी मन है, मेरा भी दिल है। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करना मुझे। ऐसा नहीं होगा कि तुमसे दिल लगाएं तो पापा नाराज हों और फिर तुम ही मुझे खुद से दूर करके पापा की बात मानने को कहो। इस बार आर्यन की आंखों में देखकर मैंने कहा, और मेरा क्या? हाँ, कभी ये सोचा है तुमने कि मुझे क्या चाहिए? क्यों अपने मन को मारूं? क्यों अपना दिल तोड़ूं? आखिर क्यों? लड़की हूँ इसलिए मेरी बात की कोई कीमत नहीं है। जो घर वाले कहें वो सही, मुझे जो पसंद हो उसे दूर कर दो। क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं? मुझे इस तरह गुस्से से बेकाबू होता देखकर आर्यन ने प्यार से किसी बड़े की तरह समझाते हुए कहा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत अंजाम देकर छोड़ना अच्छा। इसका मतलब समझती हो स्वाति, कुछ चीज़ें कभी पूरी नहीं होती हैं। स्वाति, मैं जानता हूँ कि जिंदगी की राह में हम दोनों की राहें साथ जुड़कर चली हैं, पर उनका मिलकर रहना हमेशा के लिए नहीं था। जैसे दो मोड़ मिलकर एक रास्ता बनाते हैं, उसी तरह कुछ दूर चलकर वो जुदा हो जाते हैं, फिर कभी न मिलने के लिए। हम दोनों भी उन राहों की तरह हैं जो कुछ दूर साथ में चले थे, फिर अपने अपने रास्ते मुड़ गए। इसमें किसी की दगा नहीं है। आर्यन के ये कहने से कहीं मन में एक अजीब सा एहसास हुआ कि शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, लेकिन आर्यन हमेशा की तरह शांत था और उसने वैसे ही समझाया जैसे उस शाम कहा था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।